हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एनालिटिकल कांस्टेंट, जिसमें हमने पढ़ा था एसिड वैल्यू, राइट। तो एनालिटिकल कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है? वो कांस्टेंट्स जिनको हम एनालाइज करते हैं और पता लगाते हैं कि ऑयल या फैट जो है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो हमने पहला कांस्टेंट पढ़ा था एसिड वैल्यू, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर एसिड वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, एक एनालिटिकल कांस्टेंट था एसिड वैल्यू, अगर एसिड वैल्यू ज़्यादा हो रही है इसका मतलब जो फैट या ऑयल है उस पर जो फ्री फैटी एसिड्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो फ्री फैटी एसिड बढ़ गए हैं इसका मतलब वो रेनिसिड हो गया है, पुराना हो गया है, और उसकी जो गुणवत्ता है या क्वालिटी है वो कम हो गई है, खराब हो गया है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सैपोनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि सैपोनिफिकेशन वैल्यू है क्या। ठीक है, तो सैपोनिफिकेशन का मतलब जैसे हम पढ़ चुके हैं, एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ सैपोनिफिकेशन क्या। जब हमने ऑयल्स और फैट की रिएक्शंस पढ़ी थी तो हमने एक हाइड्रोलिसिस पढ़ा था जिसको सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि जो फैट होता है वो अगर एल्कली के साथ में रिएक्ट कराते हैं, हीटिंग होती है उसकी बेसिकली, तो वो ग्लाइसरॉल और सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो भी फैटी एसिड इससे अटैच्ड हैं, ठीक है, उस फैटी एसिड के सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी सोप फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो रहा है, ये जो फैट है, जब ये फैट के जो ये फैटी एसिड हैं इससे जुड़े रहते हैं, जब जुड़े होंगे तभी तो हाइड्रोलिसिस हो पाएगी। ठीक है, अगर ये टूट जाएंगे तो ये फ्री फैटी एसिड बन जाएंगे, तब तो हमें एसिड वैल्यू निकालनी हो रही थी। लेकिन यहाँ क्या है, ये जुड़े हुए हैं, अब जुड़े हुए हैं तभी हाइड्रोलिसिस हो पाएगी ना। तो हाइड्रोलिसिस हो रही है यहाँ पर, तब जाकर ये सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, यानी सोप बना रहे हैं। तो अगर ये जुड़े रहेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू उतनी बड़ी आ जाएगी, उतनी ज़्यादा उसमें हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने पॉइंट पे कि सैपोनिफिकेशन वैल्यू होती क्या है। तो उसकी सीधी सी डेफिनेशन है एक, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू completely hydrolyze 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। अब मुझे पता है कि आप लोग डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हमने एसिड वैल्यू जब निकाली थी तो भी यही बात कही थी कि नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू completely न्यूट्रलाइज। यहाँ पर क्या आया था एसिड वैल्यू के केस में, न्यूट्रलाइज कर रहा था 1 ग्राम ऑफ सैंपल को। ठीक है, वहाँ पे भी यही बात थी, लेकिन बात याद क्या रखनी है हमें, वहाँ क्या हो रहा था एसिड वैल्यू के टाइम पर, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था। सैपोनिफिकेशन वैल्यू में क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो न्यूट्रलाइजेशन किसका हो रहा था, फ्री फैटी एसिड का। हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, फैट का। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर, जिसे हमें याद रखना है। तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एसिड वैल्यू और सैपोनिफिकेशन वैल्यू दोनों में नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH ही निकाल रहे हैं हम, लेकिन किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं कितना फैट हाइड्रोलाइज कर रहा है। ठीक है, वहाँ निकाल रहे थे एसिड वैल्यू में कितना फैट न्यूट्रलाइज, कितने फैटी एसिड सॉरी न्यूट्रलाइज हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो निकल रहा था, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी। ओके, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम फॉर्मूले से, डोंट वरी, वो भी करते हैं आगे। पहले इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल वही हो गया जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, अभी हमने देखा था ना लास्ट, अभी मैंने आपको पुराने लेक्चर की वो दिखाई थी। तो उसमें क्या हमने लिखा था, सैपोनिफिकेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फैटी एसिड होते हैं जो ट्राइग्लिसराइड के या फैट के, वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं किससे, एल्कली से, और क्या देते हैं, ग्लिसरॉल और सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड दे देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आप इस सैपोनिफिकेशन वैल्यू को निकालोगे कैसे, ये सारी चीज़ें आप कराओगे कैसे, उसके लिए हमें किस में आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल पार्ट में। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम उस प्रैक्टिकल पार्ट के साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जब हमें करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, डेफिनेटली हमें क्या चाहिए होगा, एक बेस चाहिए होगा। तो यहाँ बेस का नाम भी दे रखा है कि KOH ही लेना है हमें।
ठीक है, KOH लेना है। अब इस KOH को हम यूज़ करेंगे, सपोज करिए आप 0.1 नॉर्मल या फिर कितने भी नॉर्मल का KOH बनाएंगे। जैसा कि हम लोग लैब में कोई भी प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो हम रिएजेंट्स बना लेते हैं अपने, तो KOH बना लेंगे हम। नॉर्मलिटी हमें यहाँ अल्टीमेटली रखनी है तो अपने हिसाब से KOH बना के और उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, पहली चीज़। ठीक है, बिकॉज आपको याद होगा कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स जितने भी होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है प्राइमरी स्टैंडर्ड से, तब जाकर हम उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, KOH बन गया हमारा। क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं? हमारे पास है सैंपल, पहली चीज़। ठीक है, एक हमारे पास सैंपल है जिसे हमें एनालाइज करना है। ये हमें पता है कि हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करानी है KOH से, तो दूसरी चीज़ हमें KOH लेना है। तीसरा अब यहाँ पर क्या करना है, उसको डिस्कस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले देखिए, ये देखेंगे कि होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास जो सैंपल है कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है, 1 ग्राम सैंपल ले रहे हैं हम। ठीक है, 1 ग्राम ले लिया। अब हम उसमें क्या ऐड करेंगे, 50 ml ऑफ एक, तो अब मैंने सुंदर सा बना दिया इसको। तो करते क्या है हम इसमें कि 1 ग्राम सैंपल था, उसको हमें किससे हाइड्रोलाइज कराना है, KOH से। तो हमने किया क्या कि 50 ml एक्सेस अमाउंट ऑफ KOH ले लिया। हमें नहीं पता कि इसमें कितना, ये सैंपल को कितना लगेगा हाइड्रोलाइज कराने में, तो हमने सीधे से 50 ml अपना नोन अमाउंट ऑफ KOH ले लिया, अल्कोहलिक KOH लेते हैं इस केस में। ठीक है, उसके बाद हमने इसे रिफ्लक्स करा दिया, हीट करा दिया। ठीक है, अब रिफ्लक्स कराने से क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हो गई होगी इसके अंदर। ठीक हो गया। अब जितना भी सैंपल ने यूज करा KOH, उसके अलावा कुछ अमाउंट KOH का बचा होगा। ठीक हो गया। ऐसे टाइट्रेशंस को जिसमें हमें बचा हुआ अमाउंट निकालना पड़ता है, ऐसे टाइट्रेशंस को बैक टाइट्रेशन कहते हैं। याद होगा आपको, एसिड वैल्यू के केस में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट टाइट्रेशन कर रहे थे। सीधे से हमने जितना भी फैटी एसिड उसमें प्रेजेंट था, यानी कि एसिड जितना प्रेजेंट था, फैटी एसिड को एसिड बोल लो, एसिड जितना प्रेजेंट था ऊपर से हमने बेस को डाला और न्यूट्रलाइज करा दिया, डायरेक्ट हमारा टाइट्रेशन हो गया। इस केस में हम क्या करना पड़ रहा है, हमें बैक टाइट्रेशन करना पड़ रहा है। मतलब कि हमने एक्सेस ऑफ KOH लिया, जितना अमाउंट यूज हो गया वो तो हो गया सैंपल के द्वारा, लेकिन जो बचा हुआ अमाउंट है हमें वो निकालना है। ठीक है, अब बचा हुआ अमाउंट हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, KOH का दिमाग लगाओ। तो आप कहेंगे कि अगर हमारे पास बेस बचा हुआ है और अगर हम एक एसिड ले लें ऊपर से, तो हम पता लगा सकते हैं कि कितना KOH इसमें बचा हुआ होगा। तो जो तीसरा हमारे पास होना चाहिए वो होना चाहिए एक एसिड, जिसको हम ले लेंगे HCl। तो ये 3 चीज़ें हमने ले ली। ठीक हो गया। अब इससे हम बचा हुआ अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम ये प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो आइडियली हम क्या करते हैं, एक तो हमने ये फ्लास्क ले लिया जिसमें हमने सैंपल रखा और 50 ml KOH ले लिया। अब हम दूसरे फ्लास्क में क्या करते हैं, सिर्फ 50 ml अल्कोहलिक KOH लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब रिएक्शन वगैरह सब हो गई, हमें फाइनली क्या निकालना है कि 50 ml में से कितना KOH इस सैंपल ने यूज़ कर लिया और कितना KOH एक्सेस है। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ KOH निकालना है। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, इसका टाइट्रेशन करा देंगे। तो इसको ब्यूरेट के नीचे हमें रखना होगा जिसमें HCl भरा होगा। ठीक है, तो HCl जब हम डालेंगे तो वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा, इस KOH को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, अब हमने ये क्यों लिखा बगल में, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या नहीं है, सिर्फ सैंपल नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें हमने 50 ml अल्कोहलिक KOH ले रखा है। तो जब हम इसे न्यूट्रलाइज करेंगे HCl से, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ब्लैंक की वैल्यू। इसको हम ब्लैंक कहते हैं जिसमें कि सैंपल नहीं प्रेजेंट होता है, उस पार्ट को हम ब्लैंक पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें कि अगर हमारे पास पूरा का पूरा 50 ml
अल्कोहलिक KOH होता तो हमारा कितना HCl यूज होता रहता, तो वो ब्लैंक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा क्या है, एक दूसरा फ्लास्क जिसमें हमने सैंपल ले रखा था और अल्कोहलिक KOH लगा के रिएक्शन लगाई थी, हाइड्रोलिसिस कराया था वहाँ पे, उसमें कितना एक्सेस ऑफ KOH बचा उसको हमने न्यूट्रलाइज कराया, तो जितनी रीडिंग आई इस वाले HCl की, ठीक है, इस ब्यूरेट की जितनी रीडिंग आएगी उस रीडिंग को हम कहेंगे कि टाइटर वैल्यू ऑफ सैंपल। ठीक है, टाइटर वैल्यू ऑफ सैंपल, और ये हो जाती है टाइटर वैल्यू ऑफ ब्लैंक। अब देखो, दिमाग लगाने वाली बात ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लगा लो दिमाग कि अब जब 50 ml ऑफ अल्कोहल है तो HCl ज़्यादा कंज्यूम होगा ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ क्या है, कुछ अल्कोहल कह रही हूँ मैं, KOH, कुछ KOH को किसने यूज़ कर लिया, सैंपल ने यूज़ किया, तो डेफिनेटली 50 ml से क्या होगा, वो कम ही होगा। तो जो HCl की वैल्यू आएगी वो इस ब्लैंक वाले HCl की वैल्यू से हमेशा कम आएगी, क्योंकि ये वाले HCl ब्यूरेट को ने कितने ml को न्यूट्रलाइज किया, 50 ml को, और इस वाले ब्यूरेट के HCl ने कितने ml को न्यूट्रलाइज किया, 50 ml से कुछ कम KOH को न्यूट्रलाइज किया। तो हमेशा जो वैल्यू टाइटर वैल्यू होगी वो सैंपल वाले की हमेशा लेस आएगी और टाइटर वैल्यू ब्लैंक की हमेशा ज़्यादा आएगी। तो फाइनली हमें जो फॉर्मूले में रखना होगा, तो हमें क्या करना होगा, टाइटर वैल्यू ऑफ ब्लैंक को माइनस करने से, टाइटर वैल्यू ऑफ ब्लैंक में से माइनस करेंगे टाइटर वैल्यू ऑफ सैंपल। अब देखो, दिमाग लगाने की बात यह है कि यहाँ से हमें निकल के क्या आ रहा है, मिल क्या रहा है। जब हमने 50 ml में से उतना ml निकाल लिया जितना यहाँ लग रहा था, तो हमें फाइनली क्या वॉल्यूम मिला, जितना वॉल्यूम इस सैंपल ने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, फाइनली हमें यहाँ पर वो वॉल्यूम मिलता है जो इस HCl ने इस सैंपल ने कंज्यूम किया होगा KOH का। तब उतना जो बचा हुआ था वो HCl हमें मिला इस वाले केस में, सैंपल के केस में। तो टाइटर वैल्यू ऑफ ब्लैंक माइनस टाइटर वैल्यू ऑफ सैंपल। ठीक है, जैसे हम एसिड वैल्यू में रखते थे ना, यहाँ पर हम क्या रखते थे, सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट की कितना न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH यूज़ हुआ, KOH यूज़ हुआ, वो रख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो जितना भी बेस यूज़ हुआ था सीधे सीधे यहाँ रख दिया था। लेकिन इस केस में क्योंकि हम बैक टाइट्रेशन कर रहे हैं तो ब्लैंक में से सैंपल को माइनस करना पड़ेगा। तो ब्लैंक में से सैंपल माइनस करा तो हमें वॉल्यूम मिल गया, कितना वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट हमारा यूज़ हुआ है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये वॉल्यूम आ गया टाइट्रेंट का। अब नॉर्मेलिटी ऑफ KOH क्या होती है, जो भी हमने ली होगी। ठीक है, मैंने बोला था ना स्टैंडर्डाइज कराओगे, तो स्टैंडर्डाइज करा के जो नॉर्मेलिटी एक्चुअल निकलेगी वो यहाँ रखनी होगी। ठीक है, उसके बाद 56 उसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया KOH का, और वेट ऑफ द सैंपल आपने जो भी लिया है वो हो गया। तो ये आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है सैपोनिफिकेशन वैल्यू का, वो ऐसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, एसिड वैल्यू के केस में भी यही फॉर्मूला लगभग होता है, बस डिफरेंस यहाँ होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चों का एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है, मैम मैं इस बात से कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पर जो टाइटर वैल्यू आप बता रहे हो ब्लैंक की या सैंपल की, ये तो HCl की आ रही है। ठीक है, HCl ब्यूरेट में ले रहे हैं, लेकिन बात हम कर रहे हैं कि KOH कितना यूज़ हो रहा है। राइट, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। तो इसका जवाब सिंपल सा ये है कि ये HCl कर क्या रहा है, ये HCl KOH को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो जितना HCl लग रहा है यानी कि उतना ही KOH क्या है हमारे पास नीचे बचा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 50 ml, जैसे दोनों की नॉर्मेलिटी सेम है, सपोज कह रही हूँ मैं, आप KOH बना रहे हो। ठीक है, तो 0.5 नॉर्मल आपने KOH बनाया, और जब आप उसको न्यूट्रलाइज कराना चाहोगे तो डेफिनेटली हम 0.5 नॉर्मल HCl ही बनाएंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे।
तो इसमें जो ब्यूरेट रीडिंग आएगी 50 ml को न्यूट्रलाइज करने की, जब दोनों की नॉर्मालिटी सेम होगी तो N1V1 इक्वल्स टू N2V2। नॉर्मालिटी दोनों की क्या है 0.5। वॉल्यूम हमारा कितना यूज होगा HCl का ये देखना है हमें। N2 भी कितना है हमारा 0.5 और वॉल्यूम कितना है 50। ठीक है, तो कुल मिला के जो वॉल्यूम यूज होगा HCl का यहाँ पर वो 50 ml लगभग यूज होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे एनालाइज करना पड़ता है। तो आप देख रहे हो कि जितना वॉल्यूम ऑफ KOH का हमारा हमने यूज किया है लगभग उतना ही वॉल्यूम में उतने नॉर्मल HCl का हमें लगेगा इसको न्यूट्रलाइज करने में। ठीक है, सेम फंडा यहाँ पर है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 28 ml KOH बचता है, ठीक है, इस सैंपल में लगने के बाद 28 ml KOH बचता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए 28 ml HCl लगेगा। ठीक है, अगर उसकी नॉर्मेलिटी HCl की और KOH की दोनों की सेम है तो। ठीक है, तो कोशिश करते हैं हम लोग के नॉर्मेलिटी को सेम ही रखा जाता है इस केस में, तभी हमें ये आइडियल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बैक टाइट्रेशन का मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे। आई होप आपको जवाब भी मिल गया होगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रैक्टिकल की तरह आपको नहीं इसलिए बताया क्योंकि वो लैंग्वेज के साथ लिखेंगे तो प्रैक्टिकली हो जाएगा। तो आप एक्सप्लेन इस तरह से उसको कर सकते हो कि इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है क्योंकि प्रोसीजर अभी आप लिखोगे इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि उसे रिफ्लक्स लगाना है आधा घंटे और टाइट्रेशन करना है, फिनॉप्थिलीन ऐड करना है, एंड रिजल्ट आएगा फलाना फलाना, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। आप चाहो तो आप मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो इसका अलग बना दूंगी, आप उसमें उसको देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल हमारे लिए थ्योरी के लिए इतना ही सफिशिएंट है और आपको उसकी प्रैक्टिकल पार्ट समझ में आ जाना चाहिए थ्योरी का। ठीक है, अच्छा, तो अब इसका बचता है हमारा सिग्निफिकेंस क्या है लिखने के लिए। सिग्निफिकेंस आप खुद ही बता दोगे क्या है। अब क्या है, पहला सिग्निफिकेंस हो गया कि जितनी अच्छी सैपोनिफिकेशन वैल्यू आएगी इसका मतलब कि फैट उतना ही इंटैक्ट है, मतलब कि उसके जो ट्राइग्लिसराइड्स है उसमें से फैटी एसिड फ्री फैटी एसिड के फॉर्म में नहीं निकले हैं। ठीक है, उनकी रेनिसिड नहीं हुए हैं और वो इंटैक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तभी वो हाइड्रोलाइज हो पा रहे हैं। तो जितना अच्छा फैट होगा उतनी ही सैपोनिफिकेशन वैल्यू अच्छी आएगी, तो वो गुड फैट कहलाएगा। जबकि हम क्या कह रहे थे जब हम उसकी बात कर रहे थे एसिड वैल्यू की, तो एसिड वैल्यू अगर ज़्यादा हो रही थी तो हम कह रहे थे वो बैड फैट है। फॉर एग्जांपल जैसे अब हम यहाँ सैपोनिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो सैपोनिफिकेशन में वैल्यू ऑफ बटर जो होती है वो 210 टू 230 होती है। ठीक है, तो अगर हमने कोई बटर लिया और उसकी सैपोनिफिकेशन वैल्यू निकाली और वो इस रेंज में आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बटर है वो गुड क्वालिटी का बटर है। तो इसका मतलब सैपोनिफिकेशन नंबर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर फैट लाइक बटर और ऑयल एंड सर्व्स फॉर इट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया इसका। दूसरा ये आइडेंटिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो अगर हमको एक फ़ैट दे दिया जाता है और हम कहेंगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा फ़ैट है, तो हम जल्दी से उसकी सैपोनिफिकेशन वैल्यू निकाल लेंगे और सैपोनिफिकेशन वैल्यू मिल जाएगी तो हमें एक रेंज मिल जाएगी कि इतने से इतने के बीच का अगर सैपोनिफिकेशन वैल्यू आ रही है तो शायद ये बटर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको आइडेंटिफिकेशन में भी यूज़ करते हैं। तीसरा इसका सिग्निफिकेंस जो है, सपोनिफिकेशन वैल्यू आर हाईली सिग्निफिकेंट इन द मेकिंग ऑफ सोप। जब सोप बनाने की बात होती है तो अच्छे अच्छे फैट्स यूज़ करे जाते हैं बिकॉज सोप डेफिनेटली स्किन पे भी यूज़ हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज़ है सोप्स के, है स्किन के लिए या फिर आपके क्लोथ्स के लिए अलग तरीके के सोप्स यूज़ हो रहे हैं। तो अलग अलग वैल्यू सैपोनिफिकेशन वैल्यू का अलग अलग महत्व है। ठीक है, इसलिए जब हम उसकी मेकिंग ऑफ सोप की बात करते हैं तो इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, तो ये इसके हो गए सिग्निफिकेंस। आज का लेक्चर में इतना ही
और आई होप आपको ये सेपोनिफिकेशन वैल्यू समझ में आ गया होगा कि हम निकालते क्यों हैं, करते क्यों हैं ये। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है तो डेफिनेटली आप डाउट्स पूछिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब मैं इसका जो ये मैं कह रही थी आपसे प्रैक्टिकल पार्ट है इसका वीडियो बनाऊंगी, राइट। अगर इससे ही समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।